नमस्कार। शिवना प्रकाशन के पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज कोरोना की दूसरी लहर के बाद इस कार्यक्रम में हम लोग इकट्ठा हुए हैं और इससे पहले जब कोरोना की पहली लहर आकर गई थी उसके बाद हमने कई सारी किताबें उनका लोकार्पण किया और बहुत सारी किताबों पर कार्यक्रम किए, लेकिन फिर वही अंतराल आया और उस अंतराल के बाद अब हम फिर कुछ पुस्तकें लेकर आए हैं, क्योंकि जिंदगी इन सारी परेशानियों के बीच से, इन सारी मुश्किलों के बीच से कहीं ना कहीं अपने अंकुर फोड़ने का रास्ता निकाल लेती है और कहीं ना कहीं से हम फिर जिंदगी की ओर दौड़ते हैं, फिर जिंदगी की ओर चलते हैं। पिछला जो 3-4 महीने का समय रहा वो बहुत कठिन समय रहा। हम सभी ने कहीं ना कहीं अपने प्रियों को खोया, अपने परिचितों को खोया, अपने रिश्तेदारों को खोया और उन सब के दुख अभी भी हमारे मन में हैं और उन सब की स्मृतियां अब हमारे जहन में अभी भी किसी अगरबत्ती की तरह महक रही हैं। लेकिन वही बात है कि जो कहा जाता है शो मस्ट गो ऑन, सब चीजों से बाहर आकर फिर जिंदगी को वापस लौटना पड़ता है। उस वैराग्य के बाद जो मृत्यु के बाद पैदा होता है उससे भी हम बाहर आते हैं और फिर एक बार जिंदगी की ओर लौटते हैं। तो ये आज भी हम ये एक तरह से हम जिंदगी की तरफ लौट रहे हैं, उस जिंदगी की तरफ लौट रहे हैं जिसको हमने बीच बीच में छोड़ दिया था और हम अपने घरों में कैद हो गए थे और हम घरों में कैद होकर देख रहे थे कि बाहर सब कुछ कितना भयानक चल रहा है, कितनी मुश्किलों से लोग गुजर रहे हैं और हम केवल दर्शक बनने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अब वहां से फिर जिंदगी निकल रही है, जिंदगी फिर बाहर आ रही है। तो हम फिर कुछ पुस्तकों के साथ आए हैं और एक पुस्तक इन किताबों में जो आज विमोचन हो रहा है, इनमें एक पुस्तक ऐसी है जो कि उसी कोरोना काल पर भी केंद्रित है। तो ये सब किताबों के साथ हम जिंदगी में वापसी का एक शुरुआत कर रहे हैं। आज हमारे साथ जो 3 किताबें जिनका हम आज विमोचन कर रहे हैं, वो तीनों किताबें अलग अलग विधाओं की किताबें हैं और उन तीनों किताबों में अलग अलग रंग हैं और उन किताबों के बहाने से हम बात करेंगे, बहुत सारी उन लेखकों से बात करेंगे और ये देखेंगे कि वो किताबें किस तरह से कोरोना काल के दौरान लिखी गई और क्या उनका लेखक का क्या नजरिया था। हमारे साथ तीनों अतिथि जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं हमारे समय की बहुत महत्वपूर्ण कथाकार, संपादक, पत्रकार, उपन्यासकार और गीताश्री जी के बारे में मुझे लगता है कि एक आध कोई सा कार लगाना अभी भी छूट गया है, क्योंकि वो बहुत सारे रूपों में उपस्थित होती है। जब वो पत्रकारिता करती हैं तो देश का शीर्ष सम्मान जो है पत्रकारिता का, वो उनको मिलता है। जब साहित्य में आती हैं तो साहित्य में भी अपने उपन्यासों से धूम मचा देती हैं, अपनी नए तरह की कहानियों से धूम मचा देती हैं। तो ये उनकी अपनी तकनीक है और जो इस किताब के बैक फ्लैप पर लिखा हुआ है कि एक यायावर जब यात्रा संस्मरण लिखता है तो उसका कुछ आनंद अलग होता है। तो गीताश्री जी के फितरत में यायावरी बसी हुई है, घुमक्कड़ी है और वो बंजारापन उनके अंदर है और उन्हीं की यात्रा संस्मरणों की एक खूबसूरत किताब आई है, कुछ इधर जिंदगी कुछ उधर जिंदगी, असमाप्त यात्राओं की कहानियां। तो आज उसका हम विमोचन करेंगे। गीताश्री जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं हमारे समय की एक ऐसी महत्वपूर्ण कहानीकार जिनकी कहानियां हमें चौंका देती हैं। कुछ नए तरीके से कहानियां लिखना, कुछ ऐसी कहानियां लिखना जो कहानियों का रेगुलर जो फॉर्मेट है उसको तोड़ देना और जो हमारे साहित्यकार कहते हैं कि तुम नया क्या लिखोगे, तुम्हारे से पहले प्रेमचंद से लेकर गालिब तक सब ने सारी जमीनें तोड़ डाली हैं। उस टूटी हुई जमीन में नए तरह की फसल कैसे पैदा की जाती है वो डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा से हम सीख सकते हैं, उनकी कहानियों से सीख सकते हैं। उनका एक उपन्यास जिसका विमोचन हमने पिछले कोरोना की पहली लहर समाप्त होने के बाद जिसका विमोचन किया था, हालांकि उनका उपन्यास प्रकाशन के पास लहर आने से पहले आ चुका था, लेकिन फिर उस दौर में वो उपन्यास आया, स्वर्ग का अंतिम उतार। इतना अद्भुत उपन्यास है कि लगभग सारी पत्र पत्रिकाओं में सारे समीक्षकों ने उसकी चर्चा की और अब हम आज उसके दूसरे संस्करण का विमोचन करने जा रहे हैं। मालवा के गांव से शुरू हुई यात्रा बद्रीनाथ तक पहुंचती है और फिर बद्रीनाथ से तक पहुंचकर वो स्वर्ग के अंतिम उतार पर वो यात्रा समाप्त होती है। बहुत
अद्भुत उपन्यास स्वर्ग का अंतिम उतार। लक्ष्मी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका स्वागत है लक्ष्मी शर्मा जी। नमस्ते। और आप सबके आपके और मेरे भी मुकाबले एक बहुत युवा चेहरा हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आदित्य श्रीवास्तव, वैसे तो उनका एक उपन्यास आ चुका है, एक कविता संग्रह आ चुका है, लेकिन वो जिस मूल विधा के हैं वो है पत्रकारिता। और भोपाल दूरदर्शन में पदस्थ हैं और बड़ी जिम्मेदारी वाली पोस्ट पर हैं, न्यूज सेक्शन में हैं, न्यूज देखते हैं सारा। तो ऐसी जगह पर काम करते हुए रचना, अपने अंदर की रचना धर्मिता को बचाए ले जाना और फिर नई किताबें रच देना। और ये जो किताब है, जो उनकी किताब आ रही है, रिपोर्टाज है वो, वायरस से वैक्सीन तक, अद्भुत किताब है। मैंने इसको, जब प्रकाशन की किताबें मेरे पास आती हैं एक बार पढ़ने के लिए, जब मैंने इसे पढ़ा तो मैंने फिर इसके अंदर थोड़ी सी जगह बनवाई, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए कि मुझे कुछ लिखना है, मेरे लिए थोड़ी सी जगह निकाल दो इसके अंदर। तो उस जगह में मैंने ये लिखा कि अद्भुत रूप से आंकड़े एकत्र किए गए हैं और कोरोना को लेकर जितनी जानकारी आपको चाहिए वो सब इस किताब में है, कि कैसे कोरोना आता है, कैसे फैलता है, और दूसरी लहर, पहली लहर, वैक्सीन कैसे आता है। ये मैंने उसमें जो लिखा है वो मैं जरूर यहाँ बताना चाहूंगा कि मुझे आदित्य को देखकर ये भरोसा हो गया कि अभी पत्रकारिता इस देश से खत्म नहीं हुई है, अभी बची हुई है। अभी कुछ लोग हैं जो बचा ले जाएंगे। ये हमारी उम्मीद के रूप में बचे हुए हैं कि जब सब तरफ सब कुछ पत्रकारिता में खत्म हो रहा है, तब शायद ऐसे लोग इस सब को बचा ले जाएंगे। आदित्य श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हम मैंने कहा कि आज हम इस कार्यक्रम को दो तरीके से कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ अतिथि हैं जिनकी हम मदद लेंगे, क्योंकि इसको हम ऐसा भी रूप देना चाहते थे कि ये ऐसा लगे कि एक कार्यक्रम भी हो रहा है। तो हमारे साथ यहाँ कुछ महत्वपूर्ण अतिथि हैं जो शिवना के परिवार के ही सदस्य हैं। शिवना के सारे कार्यक्रमों में, गीता जी, आपने जब भोपाल कार्यक्रम में आई तब आपने सबको देखा होगा, तो वही हमारे साथ उपस्थित हैं। तो मैं शहरयार से अनुरोध करूंगा कि वो कैमरे की थोड़ी पोजीशन ठीक करें, ताकि हम एक एक करके पहले तीनों किताबों का विमोचन करते हैं और फिर उसके बाद हम शहरयार इसको उठा लें। ये पहली किताब है, वायरस से वैक्सीन तक, आदित्य श्रीवास्तव की किताब है। बहुत बहुत अच्छी किताब है। 256 पेज की किताब में कोरोना का पूरा समय इन्होंने बांध दिया है। मैं परिचय करा दूं, मेरे साथ हितेंद्र गोस्वामी जी हैं, कैलाश अग्रवाल जी हैं, लुपेंद्र मेवाड़ा जी हैं। ये सब शिवना परिवार के ही सदस्य हैं और अच्छे पाठक भी हैं, जो लोकेंद्र जी कह रहे हैं कि अच्छे पाठक भी हैं। इन्हीं की मदद से हम लोग शिवना के कार्यक्रम रचाते रहते हैं और करते रहते हैं। तो ये मैं पाठकों को थोड़ा सा पास से दिखाना चाहूंगा। वायरस से वैक्सीन तक, ये आदित्य श्रीवास्तव की किताब है। आप उनका चित्र इसमें देख सकते हैं और इसके ऊपर बैक फ्लैप में अशोक श्रीवास्तव जी हैं, सईद अंसारी जी हैं और डॉक्टर ब्रजेश राजपूत ने इसके लिए छोटा छोटा कुछ लिखा है। तो आदित्य जी, आपको बधाई इस किताब के लिए। और अब हम इस किताब पर आगे चर्चा करेंगे। पहले हम दूसरी किताब। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ये किताब गीताश्री जी की किताब है, कुछ इधर जिंदगी, कुछ उधर जिंदगी। गीता जी, आप भी हाथ में लीजिए। और जो इसके नाम में लिखा हुआ है, कुछ इधर जिंदगी, कुछ उधर जिंदगी, ये लगभग वैसा ही कुछ है। इसमें यात्रा संस्मरण है। दुनिया भर में वो घूमी है और दुनिया भर में जहां जहां वो घूमी है वहां के यात्रा संस्मरण इस किताब में है। कुछ इधर जिंदगी, कुछ इधर जिंदगी। मैं पाठकों को थोड़ा पास से बता दूं कि ये एक छाता लेकर एक महिला खड़ी है ट्रेन के इंतजार में। कुछ इधर जिंदगी और कुछ उधर जिंदगी, बहुत रोचक किताब है। इसमें दुनिया भर के देशों में की गई उनकी यात्राएं और भारत में की गई उनकी यात्राओं के बारे में आपको इस किताब में मिलेगा। और ये लक्ष्मी शर्मा जी की किताब स्वर्ग का अंतिम उतार,
दूसरा संस्करण है। तो दूसरा संस्करण के लिए बधाई। और इतना अद्भुत उपन्यास है कि मैं पिछले साल पढ़ी गई अपनी 10 सर्वश्रेष्ठ किताबों में इसे रखता हूँ कि ये पिछले साल पढ़ी गई 10 श्रेष्ठ किताबों में ये किताब है। एक जो तकनीक लक्ष्मी जी ने सिखा दी है कि इतना छोटा, इतना पतला उपन्यास भी महत्वपूर्ण हो सकता है। मेरे जैसे लोग 400 पेज देखते हैं और जब देखते हैं कि लक्ष्मी जी ने इतने छोटे से में गागर में सागर भर दिया है तो हम शर्मिंदा हो जाते हैं। तो हम एक बार ये सारी किताबें पकड़ते हैं। ये स्वर्ग का अंतिम उतार, दूसरे संस्करण को परिवर्तित किया गया है, कुछ बढ़ाया गया है और कुछ कवर में भी कुछ परिवर्तन है, थोड़ा बहुत फॉन्ट चेंज किया। ये सारी किताबें हैं। एक बार जोरदार तालियां इन सारी किताबों के लिए, हमारे लेखकों के लिए जिनका आज हम विमोचन करने जा रहे हैं, और हमारे अतिथियों का धन्यवाद। तो ये मेरा प्रयास था कि कार्यक्रम ऐसा देखे कि ऑफलाइन मोड में भी है, हमारे पास भी दर्शक बैठे हैं और दर्शकों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम चल रहा है। निश्चित रूप से हम लोग अभी उस समय भूले नहीं है जब दर्शक सामने होते थे, खचाखच भरे होते थे और उनकी उपस्थिति में किताबों के कार्यक्रम होते थे और भाषण देते थे हम लोग। अभी भी वो समय हमारे दिमाग में सुरक्षित है और हम चाहते हैं कि वो समय लौट आए, जल्दी से जल्दी लौट आए और जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा हो। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आदित्य को लेकर मुझे लग रहा है कि वो एक ऐसी जगह ड्यूटी में है जहां हो सकता है कभी भी उनका बुलावा आ सकता है। तो मैं आदित्य से ही, और वो छोटे भी हैं, हम सब में छोटे हैं, तो ये एक तरह से हम सब का स्वागत भी है उनके लिए कि हमारी दुनिया में आपका स्वागत है। ये दुनिया बहुत उबड़ खाबड़ है, बहुत पथरीली है और गीता श्री जी और लक्ष्मी जी बहुत अच्छे से जानती हैं इस दुनिया के बारे में। लेकिन वो जो कबीर ने कहा है कि जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ, तो बस उसी तरह से यहाँ चलना पड़ता है। हमारे दर्शक जुड़ने लग गए हैं, अर्पण कुमार जी जुड़ गए हैं जो स्वयं बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। गीता श्री जी का अभी इसी किताब पर बहुत अच्छा कार्यक्रम वहाँ हुआ। कैलाश मंडलेकर जी हमारे समय के बड़े व्यंग्यकार जुड़े हुए हैं। कुमार संजय जी स्पेन इन रांची से जुड़ गए हैं। आप सबका स्वागत है। आदित्य, इस किताब ने मुझे चौंका दिया है। मैं सच कहूँ तो मैं खुद पत्रकार रहा हूँ, 10-15 साल पत्रकारिता की है मैंने, और इन दिनों पत्रकारिता को लेकर एक निराशा है। सुदाम ढींगरा जी अमेरिका से जुड़ गई हैं, वो जल्दी उठी हैं आज इस कार्यक्रम को लेकर, उनका भी स्वागत है। आदित्य, आपने मुझे ये चौंकाया क्योंकि इतना शोध करके लिखना, इतना रिसर्च करके लिखना, इतनी सूक्ष्म जानकारियां इकट्ठी करना, अब आ गया होगा। हाँ, ठीक है। ये सब तो आज की पत्रकारिता में होता नहीं है। तो पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि ऐसी किताब लिखने का मन कैसे बना, और इस दौर में जबकि बिना शोध की और बिना रिसर्च की पत्रकारिता चल रही है, वैसे में इतना शोध कैसे किया और हम सब की उम्मीदों को कैसे जिंदा कर दिया? पंकज जी, आपको, गीता श्री जी को और मैडम को बहुत बहुत सबसे पहले धन्यवाद, लक्ष्मी जी को, और आप सभी मेरे, देखा जाए तो मेरे लिए आदर्श हैं, और आप लोगों को पढ़कर, आप लोगों को देखकर, सुनकर ही अंदर से वो चीजें आती हैं कि कुछ लिखना चाहिए। पंकज जी, दरअसल ये कहानी शुरू होती है जब पहला लॉकडाउन शुरू हुआ और जब घोषणा हुई कि आज रात 12 बजे से देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगने जा रहा है। लग गया लॉकडाउन, और उसके बाद हम लोग सब अपने अपने घरों में थे। वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा था, चूंकि फील्ड पे भी निकलना होता था तो वो सब भी करते थे। एक बार रात को मैं और मेरा छोटा भाई बैडमिंटन खेल रहे थे अंदर के बाहर, तो खेलते खेलते मेरा मन नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ कमी नजर आ रही है। आपको याद होगा जब ये कोरोना काल शुरू हुआ, उस वक्त कई कुछ खबरें ऐसी थी जो परमानेंटली कई जगहों पर
चल रही थी, कई चैनल्स पे चल रही थी। सबसे पहला केस आया सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का मामला। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का मामला जैसे ही सामने आया, कई दिनों तक वही एक खबर कई चैनल्स पे चल रही थी, जबकि इतनी बड़ी महामारी देश में आ चुकी थी। उसके बाद चीन से भारत का टकराव जो चालू हुआ, ऐसा लग रहा था कई चैनल्स को देखकर कि बस सब कल या सुबह उठेंगे तो हो सकता है युद्ध की खबर आ जाए, या शाम तक हो सकता है युद्ध की खबर आ जाए। वो 1 घंटे में युद्ध होता था और शाम बाकी पूरे दिन भर सही चलता रहता था। फिर कुछ दिनों के बाद वो सचिन पायलट जी जो है वो अपने विधायकों के साथ गायब हो गए थे, तो पूरा मीडिया युद्ध को छोड़ के वहां हो चुका था। एक इतनी बड़ी महामारी देश के अंदर चल रही थी, वहां से चीजें शिफ्ट हो रही थी। मुझे लगा कि यहाँ पे चीजें दब रही हैं, यहाँ पे अब वो चीजें शुरू होती हैं जो छुप रही हैं या जिन पर चर्चा नहीं हो पा रही है। या देखिए, सुशांत सिंह राजपूत का मामला हमने देखा कि कितने दिनों बाद कुछ समय तक रहा, फिर खत्म ही हो गया, एक तरीके से टाइम टाइप की स्थिति थी। कई और मामले ऐसे आए, सब खत्म हो गए। लेकिन देखिए, कोरोना काल अभी तक चल रहा है और कई सालों तक याद रखा जाएगा। आज मुझे लगता है कि जो आखिरी जनरेशन होगी, थोड़ी सी मेरे बाद वाली, वो ध्यान से समझ के शायद देख रही होगी, लेकिन उसको क्या मिलेगा? हमने कोरोना काल में नहीं कि भैया पुराने लोग क्या कर रहे थे, जी जल रहा था, हुक्मरान क्या कर रहे थे, मीडिया क्या कर रहा था, ये सवाल जवाब नहीं मिल रहे थे। और बस इतना मिलता था, एक में महामारी आई, वो वहां से शुरू हुई, उसमें इतने लोग मर गए, लगभग उस देश का जो है इतनी आबादी का हिस्सा मर गया था, बस इससे ज्यादा कोई खबर नहीं मिलती थी। पर एक पैराग्राफ के बाद अगली महामारी में पढ़ने को मिल जाती थी। मुझे लगा कि आने वाली पीढ़ी को हम क्या देकर जाएंगे। देखिए, हर एक प्लेटफॉर्म पर चर्चा होती है शुद्ध हवा, शुद्ध पर्यावरण, धरती का तापमान कम करने को लेकर सारे देश, तमाम देश एक टेबल पर बैठते हैं, चर्चा करते हैं कि कैसे अगली पीढ़ी। मुझे लगता था कि ये तमाम चीजें भले जरूर लिख के जाऊं कि अगर भविष्य या इससे मिलती जुलती या कोई और महामारी ऐसी आती, पूरे देश को, दुनिया को घरों के अंदर बंद कर दे और इतनी बड़ी संख्या में लोग, जिन लोगों को हमने खो दिया, पंकज जी, हमने उन लोगों को खोया और खोने के बाद उनको जो एक सम्मान मिलना चाहिए था, सम्मानजनक विदाई मिलना चाहिए थी, वो तक नहीं मिल पाई है। ये बहुत पीड़ादायक था। तो लिखना शुरू किया, और क्या लिखूं, कितना कुछ तो है था लिखने के लिए। अंदर से एक सवाल का, जिनको मैं अपनी करना चाहूं, मैं इस किताब के पन्नों को अपने विचारों से बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि इस किताब में वो लिखा जाए जो चल रहा है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बातें हो, सच हो, और जो घट रहा होता था। इसलिए मैंने कई सारे घटनाक्रम इन 1.5 साल में गुजरे, हमने देखा, सबसे लगा, लॉकडाउन या धीरे धीरे शुरू हुई, फिर पीपीई किट में कैसे जा सकता था, कभी हमने सोचा? एक चुनाव में मतदाता पीपीई किट में पहुंच, विधायक राज्यसभा चुनाव की वोटिंग में पीपीई किट में पहुंच रहा था। किस तरीके से चुनाव आयोग ने इस चैलेंज को अपने लिया और कई नई प्रक्रियाओं को शुरू किया। वो प्रक्रियाएं ऐसी हुई कि जिनको कई सालों तक शायद अपनाया भी जा सकता है। आपको याद होगा, दिव्यांग मतदाताओं के लिए और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए मतदान, घर से वोटिंग करने की व्यवस्था, डाक मतपत्र के जरिए वोटिंग करने की व्यवस्था चुनाव आयोग ने दी थी। 80 साल से ऊपर के जो लोग थे, ये इससे पहले नहीं हुआ था। इससे पहले हमने देखा था कि जो चुनाव ड्यूटी में लगे हुए लोग होते थे, वही डाक मतपत्र से वोटिंग करते थे। ये प्रक्रिया आगे भी अपनाई जाएगी, मुझे ऐसे उम्मीद है। चुनाव के बाद किस तरीके से वैक्सीन को लेकर जो इंतजार था लोगों के अंदर, वैक्सीन आएगी, अब वैक्सीन आना, वो भी भारत जैसे देश में, और किस तरीके से कुछ महीनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर ही वैक्सीन आ गई, और वैक्सीन का जो पूरा तंत्र तैयार किया गया देश के अंदर, वो तंत्र तो लोग जाने कि किस तरीके से पूरा वो कोल्ड चेन स्टोरेज बनी थी, किस तरीके से उस तंत्र के जरिए एक प्रोडक्शन होने से लेकर एक बिल्कुल दुरुस्त अंचल तक वैक्सीन अगर पहुंचानी है तो वो कैसे पहुंचाई जाए। एक पोर्टल सरकार ने बनाया, तो ये पूरा तंत्र किस तरीके से बना था, इतने करोड़ लोगों को अगर वैक्सीनेट करना है तो किस तरीके से हो। दूसरा, भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी,
अब देखिए भारत में तो काम हो रहा था, लेकिन भारत वैक्सीन मैत्री के तौर पे भारत किस तरीके से डिप्लोमेसी पे काम कर रहा था, वो किस तरीके से मजबूत हो रही थी, लेकिन उस बीच दूसरी लहर आ गई और हम खुद संकट में आ गए थे। ये कहीं ना कहीं दिक्कतें हमारे सामने आई। पंकज जी, मुझे ऐसा लगा कि ये जरूरी है कि लोग ये जाने, लोग ये समझें कि कोई एक देश, देखिए आपके वैचारिक मतभेद किसी भी राजनेता से हो सकते हैं, किसी भी दल से हो सकते हैं, किसी सरकार से हो सकते हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री हैं तो वो देश के हैं, वो एक संवैधानिक पद है। एक सरकार है तो वो देश की है, वो एक संवैधानिक चीजें हैं। उसकी जिम्मेदारी उस वक्त वो क्या कर रही थी, वो अच्छा कर रही थी, बुरा कर रही थी, ये उसको देखना है। इसके अलावा पंकज जी, इस किताब में मेरी ये कोशिश थी कि कुछ देश में जैसे इमरजेंसी का दौर आया, आप लोगों ने तो उसको काफी पढ़ा भी होगा और कई लोग तो ऐसे हैं जो उस पीढ़ी के दौरान देखा भी उन्होंने। उस इमरजेंसी के दौर में हम कई बार सुनते हैं, कहीं इंदिरा गांधी जी का भाषण हमको दिखता है या राजीव गांधी जी का भाषण सुनाई देता है, तो हम बड़े गौर से सुनते हैं, अरे राजीव गांधी जी की आवाज सुनाई दे रही है, इंदिरा गांधी जी की आवाज सुनाई दे रही है। तो कई भाषण इतने महत्वपूर्ण थे इस पूरे कोरोना काल में, जो कई सालों तक याद रखी जाएंगी। आज रात 12 बजे से, मैं फिर से आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगने जा रहा है। आप सोचिए कितनी बड़ी लाइन थी, इतना आसान नहीं था किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए इतनी बड़ी बात बोल देना, और फिर हुआ 68 दिन देश लॉकडाउन रहा है। ये बात लोग ये जानते हैं कि हाँ 24 मार्च की रात को प्रधानमंत्री आए और 25 तारीख से लॉकडाउन शुरू हो गया, लेकिन कुछ समय के बाद भूल जाएंगे कि कितने दिन टोटल लॉकडाउन रहा पहली बार में। दूसरी लहर जब आई, किस तरीके से देश में स्थितियां पैदा हो रही थी, ऑक्सीजन की कमी किस तरीके से नजर आ रही थी, दवाइयों की, आप सोचिए हेलीकॉप्टर और हवाई जहाजों के जरिए दवाइयां पहुंचाई जा रही थी। इससे पहले हमने ये सब चीजें नहीं की, सब अप्रत्याशित थी। लाइन लगी होती थी शवों की शमशान घाट के बाहर और कब्रिस्तानों के बाहर। ये आसान था नहीं था। तो मुझे लगा कि ये सब चीजें लिखी जाना चाहिए, ये सब चीजें लोगों के सामने आ जाना चाहिए, और मुझे लगा कि अगली पीढ़ी को इस बात को समझना होगा कि निपटने के लिए देश ने जो देखा है, हम देखा है, ये इतना आसान नहीं था। हम लोगों की जो दिलों को डिप्रेशन में पहुंच चुके थे, आप अपने आसपास सुबह से उठते थे, मोबाइल देखते थे और मोबाइल में कोई ना कोई हमारा प्रिय या कोई व्यक्ति, कोई खबर हमें मिल जाती थी जो हमें दिन भर विचलित करती थी। और ये सोच, रात में जब सोते थे तो ये भगवान से दुआ करके सोचे थे कि भगवान कल सुबह जब उठे तो कोई ऐसी खबर ना आए। लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया था। रामायण महाभारत का प्रसारण शुरू हुआ। हमें याद है जब शुरू हो रहा था, मुझे पंकज जी अभी जब दूसरी बार, हमें तो मेरे माता पिता मुझे कहते थे कि अरे उस जमाने में जब रामायण आती थी तो सड़कें एकदम सूनी हो जाया करती थी, उनको याद हुआ कर। हमने वो चीज देखी है। तो कई चीजें ऐसी हैं जो शायद दोबारा नहीं मिलेंगी, और खासकर उन लोगों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, पत्रकारिता के छात्र हैं, मुझे लगता है कि उनको समझना होगा कि कई खबरें तो अपनी जगह चलती हैं, उसका पैटर्न बदलेगा, उसका आने वाले समय में दायरे कई और बनेंगे, सीमाएं कुछ और बनेंगी, लेकिन लिखना आपके लिए किताब ऐसी चीज है कि आप जो आप देख रहे हो वो आप लिख सकते हो, उसके लिए आपको ये कोई बाउंडेशन नहीं हो सकती है। यही एक मेरा उद्देश्य था, और जब शुरू किया तो लिखता गया। जो चीजें सामने आ रही थी पंकज जी, चाहे वो रिसर्च में गावी, आप सोचिए जब वैक्सीन को लेकर दुनिया भर ने एक संगठन बनाया हुआ है, जहां पे गरीब देश जो विकासशील देश हैं, उनको, जिन लोगों के पास वैक्सीन बनाने को लेकर क्षमताएं नहीं है, पैसा नहीं है, तकनीक नहीं है, उन तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए किस तरह WHO काम कर रहा था, ये तो लोग जानते ही नहीं है। लोग इस बात को जान रहे हैं कि फ्रांस और अमेरिका और चाइना बड़े अच्छा देश है, उन तक वैक्सीन कैसे पहुंचेगी। सीरम इंस्टीट्यूट कितना एक बड़ा जोखिम उसने उठाया था। बस लोग ये कहते हैं कि हाँ एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वो अपना बिजनेस कर रहा है। उसके सामने जोखिम ये था कि उसकी एक पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि इतने साल से दुनिया के 150 देशों में उसके यहाँ से बनी हुई वैक्सीन, जीवन रक्षक वैक्सीन जो है वो सप्लाई हो रही है। आज से नहीं, कई साल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो इस तरीके से उस पूरा रिस्क लिया। ये सब जानना लोगों को बहुत जरूरी है, और इस किताब के जरिए लोगों को कि हाँ जो चीज वो नहीं समझ वो उनको मिलेंगी,
जी अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि एक ऐसा दस्तावेज मैंने किए जो हर घर के लिए ट्रांसफर कर सके। यही उद्देश्य पंकज जी मेरा इस किताब को लिखने के पीछे था। जी 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 आदित्य जी, सचमुच आपने बहुत अच्छे से अपनी किताब के बारे में बताया। हमारे साथ पद्मश्री उषा किरण खान जी जुड़ गई हैं, उनका भी स्वागत है। और हमारे साथ बहुत अतिथि जुड़ते जा रहे हैं, सबका स्वागत है। आदित्य की किताब निश्चित रूप से पठनीय किताब है। बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो हमारे लिए बिल्कुल नई हैं इसमें, और चूंकि ये एक नई दृष्टि है उस पूरे समय को देखने की, क्योंकि जो आदित्य ने कहा कि हम सब कहीं ना कहीं किसी एक तरीके से चीजों को देखते हैं, तो एक दूसरा पक्ष भी होता है हर एक चीज का। हमारे साथ गीताश्री जी जुड़ी हुई हैं। सुधा जी लिख रहे हैं कि पूरे विश्व से एक ही समाचार चल रहे थे। हाँ बिल्कुल, उस समय तो वही था, सारी दुनिया से एक ही तरह का समाचार आ रहा था। विशेषकर भारत में दूसरी लहर तो हमने बहुत ऐसी कठिन लहर देखी है कि उस ईश्वर वैसा समय फिर से ना दिखाए। अभी हमने हमारी पत्रिका शिवना साहित्य की जो निकाली, उसका पूरा कवर पेज भरा गया, इतने हमारे साहित्यकार जा चुके हैं हमारे समय को छोड़कर। तो गीताश्री जी हैं। गीताश्री जी, आपकी किताब कुछ इधर जिंदगी कुछ उधर जिंदगी, अब नाम को लेकर बहुत चर्चा हो गई है, कवर को लेकर बहुत चर्चा हो गई है, लेकिन इस किताब के अंदर जो घुमक्कड़ी है, जो जिन जगहों का आपने जिस तरह से वर्णन किया है, ऐसा लगता है कि हम भी उन्हीं यात्राओं में हैं, हम भी उन्हीं यात्राओं में आपके साथ चल रहे हैं। आपने इस किताब की भूमिका में बहुत अच्छा लिखा है। मैं वो हमारे दर्शकों को जरूर पढ़ के सुनाना चाहूंगा, जो आपने भूमिका का अंत किया है, जहां आपने लिखा है, ये लिखा है आपने कि एक स्त्री की यात्रा आवारगी है जो निरुद्देश्य नहीं थी। जब मैंने खुद को सामंती परवेश से रिहाई दिलाई तो मन में एक आकांक्षा पल रही थी कि दुनिया की सैर करना है अपने दम पर, बिना देखे मोक्ष की प्राप्ति नहीं। एक कामना के साथ कि हर स्त्री के भीतर यायावरी की आवारगी की ललक हो, ताकि वो उड़ान भर सके और उसे दुनिया को अपने पैरों से थाम देना चाहिए। कोई साथ हो ना हो, आत्मबल होना चाहिए। मेरी ये यात्राएं, ये पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगी है, जो जिस पंक्ति के आसपास आपकी किताब घूमती है। मेरी ये यात्राएं उन स्त्रियों के नाम भी हैं जिन्हें यात्रा के नाम पर सिर्फ तीर्थों में घुमाया गया। ये बहुत अद्भुत पंक्तियां हैं। सचमुच हमने वो दौर देखा है जहां पर स्त्रियों को यात्राओं के नाम पर केवल तीर्थों में घुमाया गया। आप जैसी स्त्रियां बाहर आ रही हैं, पूरी दुनिया घूम रही हैं, और पूरी दुनिया में उसको एक पहचान बन रही है। ये घुमक्कड़ी और ये यायावरी जो इस किताब में भरी हुई है, कूट कर भरी हुई है, ये दिमाग में बसी हुई थी या डायरी में कहीं लिखी गई थी, वहां से इसमें आई है कि दिमाग के इसमें सुरक्षित थी और वहां से किताब पर उतर आई है। अभी किताबों इसलिए कह रहा हूँ कि इसका दूसरा खंड आना बाकी है। गीता जी। शुक्रिया पंकज सुबीर जी। आदित्य को बहुत बहुत गायब हो गए। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या सबको? हेलो, अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। अब आ रही है। आप देखिए, ये भी सामंतों की साजिश होती है, ये कि स्त्री को वाईफाई से दूर कर दो। अभी वाईफाई का वो मैसेज आया था, तो सबसे पहले मैं लक्ष्मी जी को सेकंड एडिशन की बधाई देती हूँ। लक्ष्मी जी का ये उपन्यास मुझे बहुत पसंद है और मैंने इस पर लिखा भी था। इसलिए पसंद है क्योंकि कुछ जिंदगी इधर कुछ जिंदगी उधर वाला इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये उपन्यास आपको एक यात्रा पे भी ले जाता है, जो मेरा फेवरेट है, जो बहुत प्रिय है। दूसरा, ये आदित्य की जो किताब है वो तो रेफरेंस बुक के लिए बहुत जरूरी किताब होगी किसी के लिए भी।
आने वाले एक तरह का इतिहास लिखा है आदित्य ने। अगर आगे हमें कुछ करना है और कोरोना इस काल को याद करना है, कुछ लिटरेचर लिखना है, तो आदित्य की किताब ही हमारे काम आएगी। तो ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। शिवना प्रकाशन को बहुत बहुत बधाई इन दोनों किताबों के लिए। और पंकज जी, आप जब भी इस तरह से बात करते हैं ना, आप मुझे बहुत इमोशनल कर देते हैं और मुझे अपने पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। मैं दो काम कभी नहीं रोक सकती, एक रोना और एक हंसना। तो मेरे साथ संवाद करते समय जरा इन दोनों का ध्यान रखिएगा कि मेरे लिए ये दो काम बड़े कठिन है। वो जो अंतिम लाइन आप पढ़ रहे थे तो मुझे एकदम मेरे गले में लगा, कुछ अटकने लगा था। असल में मैं बचपन से मैं आगे की वो बूंद हूँ जो सहसा उछली। मैं सहसा उछली और बेनीपुरी जी को जब पढ़ा कि उड़ते चलो, उड़ना भी नहीं बोलना आता था, हमारे यहाँ तो उड़ना बोलते हैं। तो उड़ते चलो बहुत मुश्किल से मैं बोल पाती हूँ, उड़ते चलो। तो एक तो ये, और दूसरा पैरों में पंख बांधकर। तो मेरे भीतर वो पंख की तलाश थी, दो पंख की तलाश थी। एक वो जब अप्सराएं धरती पर आई थी तो उन्होंने अपने पंख अपने पुरुषों को रखवाली के लिए दिए थे, जिन्हें उन्होंने जला दिया था। तो मुझे उस पंख की तलाश थी। दूसरे पंख की तलाश थी जिसको बांध के पैरों में मैं हवा में उड़ सकूं। तो मेरे दोस्त लोग चिढ़ाते कि इसको उड़ना नहीं बोलना आता है, तो उड़ेगी कैसे। तो इसीलिए मैंने बताया कि मैं कैसे बिना उड़े कैसे उड़ सकती हूँ। तो मेरे बचपन से एक भीतर मेरे भीतर कई बस्तियां हैं, मेरे भीतर नदियां, पहाड़। मैं ये साहित्यिक बातें नहीं कर रही हूँ, मैं शुद्ध पत्रकारिता की लालन पालन वाली हूँ। वहां भी मैं ऐसे ही पागलों की तरह ही बात करती थी कि मेरे भीतर एक पूरा भूगोल है, एक मानचित्र है मेरे भीतर, जिसमें मैं यहाँ होके भी नहीं होती हूँ, मैं अनवरत यात्रा पर ही होती हूँ। अगर मैं कहीं खो गई हूँ तो मैं यात्रा पर हूँ, अगर मैं कुछ सोच रही हूँ तो यात्रा सोच रही हूँ। तो मेरे रग रग में। लेकिन इस किताब का ख्याल कैसे आया, इसका क्रेडिट आपको देने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आप तो मेरे शुभंकर हो साहित्य की दुनिया में, पंकज सुबीर जी। क्योंकि आप उन लोगों में से हो जब मैं ऐसी मेरी उंगलियां कांप रही थी कि मैं किधर जाऊं। तो उस समय मेरी चंद लोगों ने, जिन लोगों ने साहित्य में उंगलियां थामी, उनमें से एक आप हो। तो इसीलिए ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि मैंने कम से कम 20 यात्रा किताबें पढ़ी लिखने से पहले, लेकिन तब भी ख्याल नहीं आया कि मैं यात्रा पर पुस्तक लिखनी चाहिए। ख्याल तब आया तो मेरा तो कंपटीशन आपसे है। आप इतनी अच्छी कहानी लिखते हैं तो मुझे लगता है मुझे भी लिखना चाहिए उसी तरह का, कि इतना परफेक्शन आए कि कोई उसमें कलम न चलाए। और जैसे अर्चना दीदी, नासिरा आपा, उषा दीदी, ये लोग सब कहती है ना कि पंकज से परफेक्शन सीखो, तो मुझमें वो परफेक्शन आए। तो मैं ये स्वीकारने में कोई हर्ज नहीं है कि जब आपकी किताब याद होगी आपको 2-3 साल पहले, वो आवारा पर या बंजारापन, वो जो आपकी किताब है ना यात्रा पुस्तक वाली, वो जब मेरे हाथ में आई तो मुझे लगा जब पंकज जी लिख सकते हैं तो मैं भी लिखूंगी किताब। क्योंकि मैंने यात्राएं इसलिए नहीं की कि मैं किताब लिखूं। हाँ, मैं बनना चाहती थी ट्रैवल ब्लॉगर बनना चाहती थी, ट्रैवल राइटर बनना चाहती थी, लेकिन वो पत्रिकाओं में कभी रिपोर्टिंग के लिए गई। जैसे मैं तो ऐसे, इस किताब में वो सारे देश हैं नहीं जो मैं रिपोर्टिंग के लिए गई थी। ये वो देश है जहां मैं सचमुच कुछ खोजने गई थी, घूमने गई थी। तो अभी जो सेकंड खंड आएगा उसमें जो मैं रिपोर्टिंग के दौरान गई थी वो सारे रिपोर्ट आएगी। तो जब मैंने आपकी किताब देखी तो मुझे लगा कि मेरे भीतर के जैसे आपने एक गजल है ना, आवारापन बंजारापन, एक खला है सीने में, आपकी उस किताब ने मेरे भीतर की उस खला को आवाज दी। और मुझे लगा मेरे भीतर से बुलबुल करके जैसे निकलती है ना चीजें, तो वो यात्रा निकलने लगी। मैंने कहा पंकज सुबीर ने यात्रा वृत्तांत लिखा, मेरे को भी लिखना है। तो फिर मैंने 2 साल से मैं लगी हुई थी सारे नोटबुक। एक मेरी जो पत्रकारों वाली एक आदत अच्छी होती है कि हम कहीं जाते हैं, जैसे मैं परिवार के साथ भी जाती हूँ, नोट्स लेती हूँ, नोट्स लेने की आदत है मेरे पास। कम से कम 40 नोटबुक मेरे पास मिले हैं। हर यात्रा के एक अलग नोटबुक होता है जिसको मैं ड्रॉअर में डालती चली जाती हूँ। इतना नोटबुक मेरे पास, छोटा बड़ा हर साइज का।
जहां जहां गई और डेली का लिखा कि आज क्या किया, आज कहाँ गए, किधर गए, एक तो कुछ स्मृति और कुछ मेरे नोटबुक, वो सारा कुछ मिलके जब मैंने ये प्लान किया कि मुझे अब अपनी उस आवारगी को, उस यावरी को और उस बूंद को जो सहसा उछली थी उसको एक शेप देना चाहिए, तो मैंने और राहुल सांकीर्त्यान को मैं अपना इस मामले में खुदा मानती हूँ कि घुमक्कर शास्त्र लिखा था उन्होंने। तो मैं चाहती तो थी लेडी राहुल बनना, लेडी इब्ने बतूता, लेडी फाहियान, लेडी वेनसांग, लेकिन मुझे पता था कि एक लेडी के लिए जो मेरे जैसे परिवेश से निकली उसके लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर मैं आजाद परिवार में होती और महानगर में होती तो मैं पक्का लेडी फाहियान बनती, इसमें कोई दो राय नहीं। तब परिवार साथ देता, पैसे खूब सारे होते, समय होता और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, लेकिन मुझे इन सारी जिम्मेदारियों के साथ सारी पाबंदियों और बंदिशों और नौकरी की मुश्किलों के बीच से यात्रा करनी थी। तो मैंने बहुत कम मतलब मैं नहीं मानती कि मैंने, मेरे घर में भी सब लोग मुझे खूब कहते हैं कि तुम तो कोई देश छूटा नहीं, जहाँ नहीं गई हो। मेरे घर में उतना नहीं घूम पाए लोग, तो मुझे ताना मिलता है। मुझे मालूम है कि मैंने कैसे वक्त निकाला, गिल्ट ले लेके घूमी हूँ घर, मतलब बच्चा छोटा छोड़ के, घर छोड़ के, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के, बॉस से, अपने एडिटर से लड़ के, छुट्टी लेके, कई बार असाइनमेंट लेके, कई बार मैंने कहा आप मुझे असाइनमेंट दीजिए, मुझे जाना है तो मैं जाऊंगी। तो इस तरह से मैंने यात्राएं की और बहुत मुश्किल रही है एक स्त्री के लिए यात्राएं। और आधी जिंदगी आपने जो किताब का नाम दिया, कुछ इधर जिंदगी कुछ उधर जिंदगी, और नीचे जो असमाप्त यात्राओं की कहानियां, वो इतनी फिट है कि मेरी कुछ इधर जिंदगी मतलब कुछ कैद में जिंदगी, घर में जिंदगी, कुछ उधर जिंदगी, कुछ घुमकड़ी में जिंदगी, और असमाप्त यात्राओं की कहानियां इसलिए है कि अभी कहाँ, अभी तो ये अंगड़ाई है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत ये तो 200 पेज की हो गई किताब, इसलिए आपको भी मालूम है कि आपने कहा बस रुक जाओ, तो आपने रोक दिया। और आपके बाहर तो मैं जाती नहीं हूँ, आपने रोक दिया तो रोक दिया। इसके बाद अब जो दूसरा खंड और तीसरा खंड, मुझे मालूम नहीं कि कितने खंड, लेकिन अब देखना पड़ेगा मुझे कि दूसरा खंड भी इतना ही होना चाहिए। तो ये सब चीजें, और मेरे दिमाग में बहुत सारी खलबली थी कि यात्राओं में मैं सिर्फ इसलिए नहीं जाती हूँ कि ये खरीदे, झरना देखे, नदी देखी, पहाड़ देखा और चले आए। मैं तो उस जगह की सांस्कृतिक यात्रा करती हूँ, उस जगह की चेतना में घुस के, और उसकी जैसे मैं अभी लौटी हूँ, इतनी चीजें लेकर आई हूँ, वहाँ की स्त्रियों से बातें, उनकी कहानियां, उनके किस्से, और उनका बंधन भी खोल कर आई हूँ। उनके साथ की वीडियोस ऐसे हैं कि वो कभी किसी के साथ नहीं नाची होंगी, लेकिन मेरे साथ 3-5 दिन रोज नाचती थी वो, और कहती थी कि हमने तो ऐसे गेस्ट देखा ही नहीं। हम तो ऐसे गेस्ट हैं भी नहीं कि जो यहाँ आए, खाए पिए और परदेसियों से नाखियां मिलाना टाइप नहीं है। हम तो जैसे वो गाना है ना कि जैसे उड़े परिंदे गगन गगन, हम तो वैसे हैं कि खुद भी नाचते हैं और आपको भी नचवाते हैं। तो उनके घरों में जाके उनके हाथों की बनी चटनी खाना, उनसे बातें करना, उनकी जिंदगी के उनके किस्से सुनना, उनकी पूरी कितनी बड़ी विडंबना है कि जो इतनी जमीनों के, जो पहाड़ के मालिक थी, स्त्रियां मालकिन थी, वो आज अपने ही पहाड़ में बने रिजॉर्ट में नौकरी करती हैं, खाना बनाती हैं, सफाई करती हैं। तो मेरी यात्रा सिर्फ वो यात्रा नहीं थी छुट्टी बिताने वाली, हॉलीडे नहीं। मेरे लिए यात्रा हॉलीडे नहीं है, मेरे लिए यात्रा कुछ नया सीखने, जानने, समझने, और एक समय की यात्रा भी करती हूँ। मैं जगहों की यात्रा ही नहीं करती हूँ, मैं वो समय की भी यात्रा करती हूँ। तो इसलिए पंकज जी, ये सब चीजें दिमाग में थी, और आप साथ हैं तो मुझे क्या कमी है। और जब आप साथ हैं तो मुझे क्या दिक्कत। आप लिखते जाइए पीछे पीछे, मैं हूँ ना। आप अगला आप क्या लिखने वाले वो बता दीजिए, तो मैं भी तैयारी करके रखूँ। बिल्कुल मैं आपको बता दूंगा। और हमारा आज का कार्यक्रम इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे साथ जो 2 लेखिकाएं हैं, वो हमारे इस समय की बहुत महत्वपूर्ण दोनों लेखिकाएं, 2 कथाकार, और दोनों मेरी प्रिय कथाकार। राजनटनी से लेकर स्वर्ग का अंतिम उतार तक, जो मैंने कहा पिछले साल मैं 10 श्रेष्ठ किताबें मैं रखूंगा, तो उसमें राजनटनी भी है और उसमें स्वर्ग का अंतिम उतार भी है। हमारे साथ लक्ष्मी शर्मा जी जुड़ी हुई हैं। स्वर्ग का अंतिम उतार, इस उपन्यास को जिसने पढ़ा वो इसके जादू से फिर छूट नहीं पाया।
बहुत पतला सा उपन्यास, मतलब 120 पेजों का उपन्यास, जिसमें कई मेरे जैसे कहानीकार तो भूमिका लिखने में इतने पेज कर देते हैं, और अब हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है ये छोटा सा उपन्यास कि कम शब्दों में कैसे बात कह दी जाती है, और बिना अतिरिक्त पेज व्यर्थ किए बहुत संक्षिप्त में। और इसका जो चरित्र है, छिगन का चरित्र, वो मुझे लगता है कि प्रेमचंद जी के यहाँ जो कई सारे चरित्र हैं, उन चरित्रों के बराबर चलता हुआ दिखाई देता है। ऐसा अंदर से शुद्ध मानव, जिसके अंदर केवल इंसान है, ये चरित्र कैसे गढ़ा। और इस उपन्यास का जो अंत किया है, मैं जब इस उपन्यास को पढ़ रहा था तो मेरे दिल में थोड़ा सा दुख हो रहा था कि ये इस उपन्यास का कहीं दुखांत ना हो जाए। मुझे हमेशा बचपन से, जब से पढ़ता आया हूँ उपन्यास, तब से आपका धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया यहाँ बात करने के लिए, और जितनी प्रशंसा आप कर रहे हैं, आपके उपन्यासों की तो बात ही क्या है। जिन्हें जुर्म इश्क पे नाच था, कितना बढ़िया उपन्यास है, इतने सारे तथ्य मुझे तो सच में याद ही नहीं रहे। और आपने जिस तरीके से उन्हें रचा है वो बेहद सुंदर है। शायद ये मेरी सीमा है कि मैं बहुत ज्यादा लिख नहीं पाती हूँ। और गीताश्री का मुझे राजनटनी उपन्यास मैंने मंगा के रखा हुआ है, मुझे पढ़ना है। गीताश्री को मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा था, पहली बार मैंने गीताश्री की एक कहानी इनसे मांग के ली थी, मुझे कहीं बोलना था, तो मैं समकालीन लेखिकाओं पे बोलना चाह रही थी, तो मैंने गीताश्री की भी कहानी मंगाई है। शायद उसका नाम ब्लैंक डेट था, है ना गीता? ब्लैंक डेट मैंने वो कहानी ब्लाइंड डेट। मैं मुग्ध हो गई, इतनी बढ़िया कहानी, इतना बढ़िया उसमें एक स्त्री का, जिसे कहते हैं ना कि बिना किसी पूर्वाग्रह के चित्रण भी, और वो स्त्री बिना किसी पूर्वाग्रह के शुद्ध एक इंसान के रूप में जाती है। तो वो उसके बाद में मुझे राजनटनी पढ़ना है, मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि मेरी बहुत सारी व्यस्तताएं, और सबसे बड़ी बात ये कि कोरोना में सेकंड वाले दौर में मैं बहुत ही मानसिक रूप से विरक्त हो गई थी, कुछ करने को मन नहीं करता था मेरा। तो गीताश्री का अब ये जो आया है, इसके लिए इन्हें बहुत बधाई, और ये भी मैं पढ़ूंगी। आदित्य जी को मैंने अभी तक ईमानदारी से कहूँ तो नहीं पढ़ा है। ये किताब जिस तरह से इनकी चर्चा हुई है, मुझे लग रहा है कि मुझे जरूर पढ़ना चाहिए, मैं जरूर पढ़ूंगी। इसके अलावा यहाँ पर उषा किरण दीदी हैं और सुधा ओम ढींगरा जी हैं। आप आए, बहुत अच्छा लगा। सभी दर्शकों को भी खूब स्नेह। अब बात करें स्वर्ग का अंतिम उतार की, तो मैंने सोचा भी नहीं था
अप्रैल, फरवरी, मार्च 18 के पहले मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई मैं इस तरह का उपन्यास लिखूंगी। इनफैक्ट मेरे पोती आई हुई थी और मैं अलग तरह से बहुत व्यस्त थी, खुश भी बहुत थी, और मैं अपने मतलब मैं डिप्रेशन में भी थी, मेरी दवाइयां चल रही थी और व्यस्तताएं अलग थी। कोरोना के कारण मैं बहुत परेशान थी और अचानक से एक दिन बात हुई कि हम लोग बद्रीनाथ यात्रा पे चलेंगे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। मेरी भांजी और उनके परिवार भी, बेटा और उनके हस्बैंड, हम सब जाने वाले थे, मेरा पूरा परिवार। तो बात हो रही थी तो डॉगी को कहाँ छोड़ के जाएंगे, जो मेरा पेट है डॉगी। तो अचानक से किसी ने मजाक में कहा कि उसे भी साथ ले चलेंगे। तो इस बात ने मुझे बड़ा विचलित किया। मुझे लगा अरे लोग बागों के, भारतीय हिंदू लोगों के लिए बहुत बड़ा सपना होता है बद्रीनाथ दर्शन का, क्योंकि हम हिंदुओं का विशेष करके नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। बद्रीनाथ के दर्शन करके मोक्ष और सारे कर्मों से मुक्ति की अवधारणा है। और लोग मर जाते हैं ये सपना मन में लिए, और हमारे जैसे लोग कहते हैं कि हम पेट को साथ ले चलेंगे। तो वो चीज मेरे मन में इतनी ज्यादा मुझे विचलित कर गई, एक इंटेलेक्चुअल के रूप में, एक सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए इंसान के रूप में, कि वही बात है कि श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे मानुष अकलाते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां। तो उसने मुझे बेचैन कर दिया। इतनी व्यस्तताएं, बहुत बड़ी तैयारी होती बद्रीनाथ जाने की, और बच्चे घर में, मेहमान घर में, और मुझे उसने इतना विचलित किया उस बिंदु ने कि मैंने सोचा चलो हम एक छोटी सी कहानी लिख देते हैं। और ठीक है कि छोटी सी तो नहीं, नॉर्मल कहानी बनी, पता चला कि वो बड़ी कहानी बनेगी, क्योंकि मैं बहुत ईमानदारी से स्वीकार करती हूँ। उसके पहले मैं काफी कहानियां लिख चुकी थी, सिद्धपुर की भक्तनें लिख चुकी थी, जो सब पाठकों की कृपा से काफी अच्छा चर्चित भी रहा, प्रशंसित भी रहा। लेकिन कभी कोई पात्र आज तक मेरे हाथ से छूट गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं 2000 से लिख रही हूँ नियमित, मैंने बाद में शुरू किया, लेकिन छिगन मेरे हाथों से इतनी बुरी तरह से छूटा कि वो काबू में ही नहीं आ रहा था। मैं बेचैन हो गई थी कि इसका क्या बनेगा, ये चाहता क्या है। फिर बड़ी सी कहानी तो बन गई। मैंने सोचा अब चलते हैं, हम तो जाना तो था ही, डेट वगैरह सब तय हो गई थी, आके लिख देंगे। और जब मैं वहां गई तो जैसे कि गीता कह रही थी, कहीं भी मैं जाती हूँ तो लोग पता नहीं क्या क्या देखते हैं और कहते कहाँ गई। अरे मैं जब जाके पता चल रहा है किसी सड़क के किनारे से गुजरते हुए किसी व्यक्ति से बात कर रही हूँ, किसी पेड़ के जाके उस पास जाके उससे बातें कर रही हूँ, कोई पत्थर उठा के बच्चों की तरह, देखो इसमें क्या है, ये वो। उसी समय फिर हमारे कुंवर साहब, मतलब मेरी भांजी के हस्बैंड ने कहा, मौसी जी आप तो इतना लिखते हैं, बद्रीनाथ यात्रा पे एक अच्छा सा नॉवेल लिख दीजिए ना। हालांकि उन्हें पढ़ने में कोई रुचि नहीं है और बिजनेस मैंने बहुत बड़े, और दूसरी बात उन्होंने अलग दृष्टि से कहा था, धार्मिक दृष्टि से। तो मैंने कहा हाँ महेश जी मैं लिख दूंगी। और फिर मेरे मस्तिष्क में ये हो गया कि ये मेरे काबू में भी नहीं आ रहा है, ये कम पृष्ठों में नहीं मानेगा। तो फिर मैंने अपने सभी जो अनुभव मुझे हुए थे, जो प्रत्येक जगह के मुझे लोगों की बोली और भाषा व्यवहार का अंतर मैंने पकड़ा था, उत्तराखंड के लोगों का स्वभाव, वहाँ का खान पीन, वहाँ की बोली बानी, वहाँ के भय, वहाँ की गरीबी, विशेष करके गरीबी बात करती थी, सब वो मैंने पकड़ा। और ये देखिए कि जो मेरा, मैं स्वीकार करती हूँ बहुत शर्म के साथ कि मैं पैदल नहीं चल पाई। मैंने आधी की तय, लेकिन मेरी अपनी, क्योंकि बेटे की शादी में मैं गिर पड़ी थी त्रिवेंद्रम में होटल में, तो मेरे टेल बोन डिसलोकेट हो गया था। तो वो चीज हमेशा के लिए तो नहीं, लेकिन तब तक तो कमजोरी थी। 1 साल हुआ था तो मैंने 4-5-6 किलोमीटर की यात्रा करके मैं बैठ गई। फिर वापस हमने पालकी वाला किया, मैं नहीं चल पाई, शर्म आती है हालांकि मुझे इस बात पे। तो पालकी वाले जो थे मेरे, वो 4 में से शायद 2 मुस्लिम थे, और मैंने देखा कि उनसे मैं बातें करती रहती थी पूरे टाइम। मैंने देखा कि वो हर बार जब पालकी उठाते हैं तो जय केदार बोलते हैं,
मतलब देखिए वहाँ कोई नहीं, वो लड़का था नेपाली, इकोनॉमिक्स में एमए था, उसे पॉलिटिक्स की, इंडियन पॉलिटिक्स की, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, इकोनॉमी की इतनी बढ़िया जानकारी थी। वो सिर्फ 2 महीने के सीजन में, अधिकांश लोग बच्चे वहाँ के लड़के 2 महीने के सीजन में ऊपर आते थे और वापस चले जाते थे, क्योंकि उसके अलावा तो वहाँ कोई कमाई का साधन ही नहीं है। और वो लड़का पालकी उठा रहा है, तो उस समय मुझे बेहद अपने आप के ऊपर शर्म आई, विरक्ति हुई कि देखो हम अपने उसके लिए ऐसे पढ़े लिखे बच्चों से वो कराते हैं। तो एनीवे बहुत सारी चीजें मैं देखती थी, और छिगन मेरे साथ यात्रा कर रहा था, मेरे सब कॉन्शियस में ही, कॉन्शियस में भी मेरे साथ यात्रा कर रहा था। जो मैं देख रही थी उसको वो अपनी अपनी आंखों से देख रहा था, मुझे कोच रहा था कि तुम ये देखो, तुम ये देखो, तुम इसे देखो ना, देखो वहां क्या हो रहा है, इधर मत देखो। और बस मेरा लेखक मन उन्हीं चीजों को देखता चलता था। और एक बार तो वो उसे लगा कि उसे मर जाना चाहिए। तो जैसे कि पंकज जी ने कहा, अपने पात्रों को संघर्ष छोड़ के मारना मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा वो तो अपने मेरे हाथ से छूट चुका था। तो मैं कहा ठीक है भाई, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो। फिर अचानक वो बिदक गए, कहने लगे नहीं मैं तो जीऊंगा। फिर मैं कहा जियोगे कैसे, तुम्हें ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। फिर अचानक से जो बना वो, हालांकि मैं तो इतनी बड़ी नहीं हूँ, पर जो मार्क्वेज का जादुई यथार्थवाद है उसके अनुसार जो पंकज जी ने कहा कि वो विलीन हो गया, और उसी शैली का मैंने अंत में सहारा लेने की कोशिश की है, और सब कुछ पाठकों के ऊपर छोड़ दिया। मैंने कहा छिगन तुम जाओ, अब पाठक जो स्वीकारेंगे तुम्हारे जिस रूप को वैसे ही तुम करना। पर मैंने कोशिश की कि इस मामले में वो काबू में रहे, कि वो चाहे उदास हो चाहे दुखी हो, लेकिन वो हारे नहीं, और वो भी हार नहीं पाया। तो ये कहानी थी जो जिसने मुझसे इस उपन्यास को लिखवा लिया। नहीं, और ये सचमुच बहुत ये आप, कई बार हमको पता नहीं होता है कि हमसे क्या रचा गया है, क्योंकि एक रचनाकार कभी नहीं जानता कि जब प्रेमचंद ने घीसू माधव को रचा होगा तब शायद उन्हें भी नहीं पता होगा कि ये घीसू माधव कितने कालों की यात्रा करके कहाँ तक जीवित रहेंगे। तो इसका जो छिगन है वो आपके हाथ से निकल गया सही है, पर वो समय के हाथ में चला गया है, और जी समय अब समय उसको अमर कर देगा। वो समय के हाथों में है, और समय के हाथों में ही उसको अब यात्रा करनी है। लेखक के हाथ से जब पात्र छूटता है तो वो समय के हाथ में चला जाता है, वो पाठक के हाथ में चला जाता है, क्योंकि मुझे पाठक ही खुशी समय है कि है। वो शिवत्व के साथ रहा, वो सुंदर हाँ, के साथ रहा, बस मुझे यही खुशी बिल्कुल है कि वो बिल्कुल। और गलत जगह उसके नहीं गया, वो उतर के स्वर्ग में गया, चढ़ने की जगह वो उतार के स्वर्ग में गया। उतर कर स्वर्ग में गया। और वो बहुत ही खूबसूरत अंत है किसी भी, क्योंकि हम लोग लेखकों के साथ जब जब मैं तो फिर अपनी बात जरूर कहूंगा कि मैं जब कोई भी कहानी या कोई भी उपन्यास शुरू करता हूँ लिखना, तो सबसे पहला मेरे दिमाग पर जो प्रेशर होता है वो अंत का होता है, कि इसका अंत कैसे करेंगे। क्योंकि क्योंकि जब वो जो ऊपर बैठा है, जो पूरी दुनिया चला रहा है, उसने भी दुनिया बना तो दी, पर अंत की उसको भी नहीं पता चल रहा है बिल्कुल कि कैसे सही है, करेंगे। बिल्कुल तो सही है। हम तो लेखक है। इस बीच में बहुत सारे लोगों के कमेंट हमें मिले हैं। उषा किरण खान जी ने लक्ष्मी जी को बधाई दी है बहुत अच्छे से बात करने के लिए। विभा रानी जी का है। आभार दीदी। सुधा सुधा जी ने कहा है कि मुझे किताब गीता श्री जी की किताब चाहिए, तो वो किताब आपको भेजी जा चुकी है, आपके पास पहुंचने में होगी। अर्पण कुमार जी ने कार्यक्रम की प्रशंसा की है, सबका धन्यवाद। लेकिन इस बीच में मैं जो बात करना चाहूंगा कि एक बात जो बार बार कही जाती थी, प्रकाशन से जुड़ने के बाद मुझे वो पता लगा कि एक बात बार बार कही जाती थी, पाठक नहीं है, पाठक नहीं है, हिंदी का पाठक नहीं है। तो फिर इतने सारे प्रकाशक जो बैठे हैं, दिल्ली, मेरठ, आगरा, इधर उधर उधर, ये सब किसको बेच रहे हैं किताबें। जब मैं प्रकाशन से जुड़ा तो मैंने ये देखा कि पाठक है। ये जो रोना है कि पाठक नहीं है, ये तो बिल्कुल व्यर्थ का रोना है। बस ये बात है कि पाठक को जो पसंद आए वैसा लिखने वाले लेखक नहीं है। बीच में एक दौर ऐसा आया कि लेखकों ने आलोचकों
प्राप्त करने के लिए उसी तरीके की किताबें भी बहुत लिखी गई। तो ये सब कड़वे कारण थे जिनके कारण पाठक भाग गया। अब वो पाठक लौट आया है। वो पाठक कहीं गया नहीं था, वो ऐसी किताबों से लौट रहा है और इन्हीं किताबों को पढ़ने के लिए लौट रहा है। तो ये अच्छी बात है। मैं चूंकि कार्यक्रम की समय सीमा पर हम आ चुके हैं, तो मैं फिर भी 5-5 मिनट का संक्षिप्त बात तीनों से फिर भी करना चाहूंगा और इसी विषय पे करना चाहूंगा। किताबों पर हमने तीनों पर लंबी चर्चा कर ली, तो मैं गीताश्री जी के साथ ही शुरुआत करना चाहूंगा कि कुछ उधर जिंदगी कुछ उधर जिंदगी, ये विशुद्ध पाठक के लिए लिखी गई किताब है। इसका किसी आलोचक से कोई लेना देना नहीं। इसके ऊपर वैधानिक चेतावनी लिखनी चाहिए थी कि इस किताब का किसी आलोचक से कोई लेना देना नहीं है। ये शुद्ध पाठक के लिए लिखी गई किताब है। तो क्योंकि हमारी जवाबदारी उसी के प्रति है, हमारी जिम्मेदारी उसी के प्रति है। ये किताबें हम लिख नहीं रहे हैं, ये हमारे से पहले की पीढ़ी ने, अभी ओलंपिक चल रहा है तो ओलंपिक में हमने रिले रेस देखते हैं कि दौड़ता हुआ आदमी अगले धावक को बैटन पकड़ा देता है कि यहाँ से तुम्हें दौड़ना है। तो ये हमारी से पिछली पीढ़ी ने हमें बैटन पकड़ाया है, जो हमें अपने से अगली पीढ़ी के हाथ में देना है और सुरक्षित देना है। तो इस तरह की किताबें अब मैं 5-5 मिनट का तीनों से करके समापन करूंगा। गीता जी से शुरुआत करता हूँ कि ये जो पाठकों के लिए रची जा रही किताबें हैं, इनको क्या पर पंकज जिरपी आरपाज आरपाप ने कृपया कर पमाल कृपी बरपात कर पर जिरपी आरपाप ने तो धरपमाल कर पढ़ दिया। अद्भुत आरपाप को भुरपुगतना पड़ेगा, दिरपेखिएगा। आरपासान नहीं हर पजम नरपही हुरपोगा। पंकज जी, ये जो भाषा थी ये हमारी किताब की भूमिका में है। और मुझे याद है कि भूमिका पढ़ने के बाद आपने मेरे से फिर इसी टोन में बात की, तो मैं हैरान रह गई कि ये देखिए, ये तो हमारे कॉलेज के दिनों में हम लड़कियों ने लोगों से बचने के लिए, जिन्हें ठीक से हिंदी और अंग्रेजी कुछ भी नहीं आता, तो हम लोगों ने एक नई तरह की भाषा खोजी और हम आपस में ये पूरे टूर में इसी तरह से बात करते थे। तो लोग हमें एलियन की तरह देखते थे कि ये एलियन की भाषा है। बाद में अब आज के बच्चे ये सब नहीं जानते हैं जो हमारी पीढ़ी के लोग जानते थे। तो जी, तो उसमें ये एकदम देखिए, मैं आप जब कह रहे थे मेरा हंस की बुरा हाल था, मैं बहुत देर तक अब हंसती रहूंगी क्योंकि मुझे हंसने का दौरा पड़ता है। तो मैं, चूंकि मेरे बारे में मैं बोल दूं, मैं बहुत स्थिर से कोई बात नहीं कर पाती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं स्थिर होकर बात करूं, होता ही नहीं है। मतलब क्या करूं, बूंद हूं ना, सहसा उछलती रहती हूँ। तो मैं अपने लिए हमेशा आपने ठीक कहा कि आलोचकों के लिए नहीं लिखी, इसलिए नहीं लिखी कि आनंद अमार गोत्र, उत्सव अमार जाति। आनंद मेरा गोत्र है और उत्सव मेरी जाति है। मैं न मेरी कोई कहानी, न मेरा कोई उपन्यास, मेरा कोई भी लेखन आलोचना की कसौटी के लिए नहीं लिखी गई है और मुझे मालूम भी नहीं कि कैसी कसौटी है और क्या है। मैं अपने आनंद, जो आपने कहा था ना कि आत्मा के आनंद तक पहुंच, मेरे लिए शब्द एक अनुष्ठान है जो मुझे मेरी आत्मा के आनंद तक लेकर जाते हैं। शब्द अनुष्ठान। लक्ष्मी जी, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। आप अपना माइक आप ऑफ कर लीजिए। हाँ, नहीं ऑफ कर लीजिए तो आप जो बातचीत कर रही है ना प्राइवेट, वो नहीं आएगा इधर। नहीं मुझे तो हाँ तो वही मैं कह रही थी कि ये जो मेरी जो भी मैंने लिखा है यात्रा में, अब मैंने एक यात्रा लेखन की एक परंपरा पढ़ी है पंकज जी। कम से कम 50 किताबों के नाम मैंने, मतलब मुझे लेखकों के नाम याद है और 10-20 तो किताबों के नाम याद है, 30 किताबों के नाम याद है मुझे कि यात्रा पे मैंने देखा है कि यात्रा को लेकर कोई सीरियस आलोचना भी नहीं है कहीं। कोई ढंग का लेख मुझे नहीं मिला, बल्कि संपादकों के लेख मुझे मिले, पत्रकारों के लेख मिले, लेकिन किसी ढंग के आलोचक का कोई लेख यात्रा वृत्तांत पे या यात्रा साहित्य पे नहीं मिलता है। हम रोना जरूर रोते हैं कि साहित्य से बहुत सारी विधाएं गायब हो रही हैं, लेकिन उन विधाओं को हम उतना महत्व नहीं देते हैं। तो इसी तरह से यात्रा साहित्य को बहुत महत्व नहीं दिया गया है, जबकि कृष्णनाथ से लेके आप पूरा मैं 50 लोगों के नाम तो अभी असगर वजाहत जी पाकिस्तान पे लिख रहे हैं रेगुलर,
और किसने नहीं लिखा है? अमृत राय, डॉक्टर नगेंद्र हरदेवी ने भी 1883 में लिखा है अपनी लंदन यात्रा पे, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं मिलेगी। आप किसी बड़े साहित्यकार का नाम लीजिए, सबने, अभी उषा दीदी का संस्मरण आ रहा है, उसमें भी यात्रा का पूरा रिपोर्टाज है उसमें। तो हर बड़ा लेखक यात्रा करता है और अपने हिसाब से उसको दर्ज करता है। और मुझे लगता है कि ये जो यात्रा साहित्य है, इसको जब तक आपको आनंद नहीं आएगा यात्रा करने में, और जब तक आपकी दृष्टि अलग नहीं होगी, तो आप नहीं कर पाएंगे। किसी की परवाह करके तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। दूसरा, यात्रा वृतांत में पर्देदारी नहीं चलती है, बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने भूमिका में खुल के लिख दिया कि हम लड़कियां थी और लड़के थे और हम लोग के बीच क्या ट्रेनिंग बनी, तो एक खुलापन चाहिए होता है इसमें, वो पर्देदारी नहीं चाहिए। एक बेबाक परिसर है जहां आपने जैसे जिया, जो देखा, जो वो उस तरह से आप उसको व्यक्त करते हैं। तो ये पर्देदारी, और सच होता है, बिल्कुल सच होता है। इसमें आप कल्पना का नमक डाल सकते हैं, लेकिन आप इसमें बहुत ज्यादा काल्पनिक नहीं बना सकते। और कथेतर, दूसरा कि कथेतर विधा में मुझे आनंद इसलिए आता है कि मैं हमेशा, मुझे लगता है कि जिंदगी को मैं आपने नाम दिया कुछ इधर जिंदगी कुछ उधर जिंदगी, मुझे लगता है कि कुछ इधर मेरी मुट्ठी में जिंदगी, ऐसा लगता है जिंदगी मेरे साथ है और मैं जिंदगी को व्यक्त कर रही हूँ। मतलब मेरे लिए यात्रा पे लिखना किसी बंधे बधाए साचे के तहत नहीं लिखना है, बल्कि सारे जो आलोचकीय कसौटी और बंधन आचार संहिता है, उन सब के विरुद्ध जाकर लिखना है मेरे लिए यात्रा। इसलिए संभव हो पाया। शुक्रिया पंकज जी, आपने इतना समय दिया और आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हर पम जर पाते हर पैन नर पमस्ते हर पाप सर पाप लोटपोक को मेरे पेरा पर प्रणाम। जर पाए हो। विभा रानी जी कह रही हैं कि गीता के पास आलोचक खुद ब खुद पहुंच जाते हैं, ये गीता के लेखक का कमाल है। निश्चित रूप से ये होता है। और ये जैसे मैं कह रहा था, मैं अब हमारे साथ दो लेखक और हैं, हम उनके साथ 5-5 मिनट का संक्षिप्त व्यक्तव्य लेकर बात को समाप्त करेंगे। लक्ष्मी जी, ये किताब स्वर्ग का अंतिम उतार जिस तरीके से आपने लिखी है, या जिस पैटर्न पर आपने लिखी, मैं निश्चित रूप से ये वही कहना चाहता हूँ कि इसको भी कहीं आपने किसी आलोचक की दृष्टि को लेकर नहीं लिखा कि कोई आलोचक इसको कैसे पढ़ेगा और उसका मूड कैसा होगा और वो कैसे, क्योंकि इसको आपने बहुत सीधा और सरल तरीके से लिखा है। मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है, भोपाल का ही प्रसंग है। मैं किसी कार्यक्रम में था, 2 कहानियों का पाठ था, मेरा था और मेरे साथ के एक और कहानीकार का पाठ था, जिन पर एक बहुत वरिष्ठ आलोचक को टिप्पणी करनी थी। कहानी पाठ के दौरान ये हुआ कि मैंने अपनी एक छोटी सी कहानी पढ़ी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो दूसरे जो कथाकार है उन्होंने एक लंबी सी कहानी पढ़ी। मैंने जो दर्शकों का जो रिस्पांस था, वो मैंने ये देखा कि मेरी कहानी को लोगों ने पसंद किया और रिएक्ट किया, उनकी कहानी लोगों को समझ नहीं आई। तो जब आलोचक को आखिरी में अध्यक्षीय टिप्पणी करनी थी, तो उन्होंने अपनी बात वहां से शुरुआत की कि पंकज सुबीर की कहानी पर मैं कुछ इसलिए नहीं बोलूंगा कि वो आपको समझ में आ गई, अब जो दूसरी कहानी वो आपको समझ में नहीं आई, इसलिए मैं उसे समझाऊंगा आपको। तो मुझे लगता था कि वो जो मीडिएटर की भूमिका में आलोचक अपने आप को रखता था कि तुम नहीं समझ सकते हो, हम समझाएंगे, और जो तुम सीधे समझ लोगे वो तो साहित्य है ही नहीं। तो ये भी सीधे समझने वाली किताब है। इसको मैंने कई लोगों को पढ़ने को दी, और ऐसे लोगों को पढ़ने को दी जो कि साहित्य से जिनका लेना देना नहीं है, उन्होंने भी पढ़ा और समझा। तो ये जो परिवर्तन है, और जिसमें अब इस तरह का रचनाएं सामने आ रही हैं, तो इस किताब को लिखते समय आपके दिमाग में कहीं कोई आलोचक का दृष्टि या वो थी, या पाठक था केवल? देखिए पंकज जी, सबसे पहले तो जो बात आपने पाठकों की और उसकी कही ना, मैं कहना भी चाह रही थी कि मैं इस विषय पे बोलना चाह रही हूँ। थैंक यू, आपने खुद ने कह दिया कि सच में पाठक लौट रहे हैं। और जैसे मेरे बच्चे हैं, मैं स्वीकारती हूँ कि वो हिंदी में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो हार्ड कॉपीज इतनी मंगाते हैं। मेरी बहू भी, मेरे दोनों बेटे भी इतना पढ़ते हैं कि उनकी एक पैरेलल इंग्लिश लाइब्रेरी तैयार हो रही है, और मेरे लिए भी वो ऑर्डर करते रहते हैं। फिर मैं पढूं ना पढूं वो दूसरी बात है। तो पाठक लौट रहा है, किताबें प्रकाशित होती है। और लेट मी थैंक यू कि मैं स्वीकारूंगी, चाहे ये बात थोड़ी विवादास्पद हो जाए, कि प्रकाशक स्वीकारते ही नहीं है कि दूसरा संस्करण आ रहा है।
जब आपने कहा कि किताब का दूसरा संस्करण आ रहा है, तो क्योंकि उसके पहले भी मेरे एक नॉवेल और उपन्यास, वो कहानी संग्रह वगैरह आ चुके हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ। मैं कहा अच्छा, जबकि सिद्धू की भक्तने भी इतनी ही प्रसिद्ध थी, लेकिन जो कहानी दूसरा संस्करण आने की बात है, तो इससे मुझे लगा कि अब पाठक लौट रहे हैं, किताबें बिकने लगी है। और ये बात भी सच है कि आने वाले समय में पाठकों को विधाओं का मिक्सचर चाहिए। उन्हें सिर्फ साहित्य में जैसे पहले लिखा जाता था, लुभाएगा, अगर अच्छी चीज होगी तो हर दृष्टि में लुभाएगी, लेकिन उसमें हम अगर दूसरी कथेतर विधाओं का भी समावेश करेंगे, जैसे यात्रा वृत्तांत है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, और इस तरह की जो दूसरी विधाएं हैं उनका भी करके अगर हम लिखते हैं, तो नई पीढ़ी को ये चीज बहुत पसंद आएगी। और दूसरा प्रश्न आपका, सॉरी मैं भूल गई। मैंने कहा था कि आपको लिखते समय आलोचक दिमाग में था या पाठक? देखिए, उसमें 2-3-4 बातें हैं, बहुत स्पष्टता से बताऊं तो। पहली बात तो ये कि मैं प्रोफेसर रही हूँ, मैंने पढ़ाया भी है, और उसके लिए अकादमिक पढ़ा भी बहुत है। एमए में तो आलोचना का एक पूरा पेपर ही चलता है, तो मुझे आलोचना की पीछे की वास्तविकता भी पता है, आलोचकों की सीमा भी पता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आलोचकों का कोई योगदान नहीं है या उनका महत्व नहीं है, बिल्कुल है। नामवर सिंह जैसे और बड़े बड़े आलोचक हैं, आज की तारीख में भी कुछ अच्छे हैं, लेकिन अगर देखिए, मेरी बात सुनिए, बहुत स्पष्ट बात है, अगर आलोचक इतने ही बढ़िया लेखक होते तो आज की तारीख में सबसे बढ़िया लेखक पूरी दुनिया में आलोचक ही होते। तो आलोचना करना अच्छी बात है, प्रत्येक पाठक चाहता है कि उसकी कृति की आलोचना हो, लेकिन आलोचना सापेक्ष होकर अगर वो लिखेगा तो वो केशव दास बन जाएगा, जो कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता था, है ना। वो हर तरह से प्रत्येक रीति को तो निभा लेगा काव्य की, लेकिन वो आत्मा को भूल जाएगा। और लक्ष्मी शर्मा जब लिखती है तो उसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता, उसे वो तब वो ही लिखती है जो उसके मन में उमड़ रहा है। चाहे मुझे किसको अच्छा नहीं लगता है कि उसे पाठक मिले, उसकी किताब प्रकाशित हो, प्रसिद्ध हो, लेकिन लिखते समय सुयोग से मैं ये सब भूल जाती हूँ। मेरी कुछ एक विचित्र कह लें, अच्छी कह लें या बुरी कह लें, एक आदत है कि जब तक एक पैराग्राफ मेरी दृष्टि से, मैं कोई ड्राफ्ट नहीं बनाती, एक पैराग्राफ मेरी दृष्टि से फेयर नहीं हो जाता है, कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक मैं उसमें आगे ही नहीं बढ़ पाती हूँ। तो मैं ये क्या सोचूंगी कि मैं आगे मैं ये लिखूंगी तो मेरा प्रकाशक मुझसे प्रसन्न होगा या मेरा आलोचक मुझसे प्रसन्न होगा। दूसरी कारण ये है, और तीसरी बात ये है कि मैं साहित्य की बिरादरी में इतनी घुली मिली नहीं हूँ। कुछ तो मेरे जॉब का कारण रहा, कुछ दिल्ली से मैं दूर रही, कुछ मेरा टेम्परामेंट भी, जो पंकज भाई तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं साहित्य की बिरादरी में इतनी घुली मिली नहीं हूँ। मुझे ज्यादा मंच वगैरह का भी शौक नहीं है, कुछ मेरी स्थितियां मुझे वो नहीं करती है। तो बस मैं एक, चाहे अच्छी हूँ चाहे बुरी हूँ, मैं सहज लेखक हूँ और मैं सहज लेखक ही रहना चाहती हूँ। आलोचकों का बहुत आदर करती हूँ, मेरी किताबों पे अगर वो कृपा दृष्टि रखेंगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मैं उनसे, और मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ, नए लेखकों को, कि आलोचकों के दहशत से उबर कर लिखे, उनके मोह से उबर कर लिखे, फिर आप देखिए आपका लेखन अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। और एक आखिरी बात, ये भुलक्कड़ बहुत हूँ, अभी आपने पूछा मैं भूल गई। मेरे सब जानने वाले जानते हैं, तो ये मुझे याद ही नहीं रहता है कि मैं क्या लिखूंगी तो क्या होगा। और एक बात और कि ये जो इस किताब का हमने आज विमोचन किया है, ये इसका दूसरे संस्करण में मैंने इसकी कतिपय इसमें सुधार किया है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को ये लगता है मैं बहुत जल्दी खत्म कर देती हूँ, थोड़ा तो और लिखना था, थोड़ा तो और लिखना था, मेरे मित्र आलोचक सभी कहते हैं। दूसरी बात है कि मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन इसमें एक आध जगह तकनीकी मैंने त्रुटि कर दी थी भौगोलिक संबंधी, और वो छपने के साथ ही मुझे पता पड़ गई, किसी को समझ नहीं आया, लेकिन मुझे वो चीज अटक रही थी
तो पंकज भाई से मैंने बात की तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, वैसे भी इसका दूसरा संस्करण आएगा। और कुछ एक जगह जहां मुझे लगा कि कुछ ज्यादा ही वो यथार्थवादी जादुई शैली हो गई, तो थोड़ा थोड़ा कुछ मैंने इसमें बढ़ाया है। वो जो एक तकनीकी त्रुटि थी और कुछ भाषाई त्रुटियां थी, उसे मैंने दूर किया है। और पंकज जी, आपने यहाँ बुलाया, आप सब लोगों ने सुना और सबसे मिली, बहुत अच्छा लगा। पंकज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत धन्यवाद। जी जी लक्ष्मी जी। और अब हम आखिर में आदित्य के साथ छोटी संक्षिप्त सी टिप्पणी के साथ हम समाप्त करेंगे। आदित्य, ये आपके लिए नई दुनिया है, साहित्य की दुनिया। मतलब ये है कि आप बड़े न्यूज एंकर, न्यूज एडिटर हैं वहाँ दूरदर्शन में। हम जब एक दूसरी बड़ी विधा से एक दूसरी विधा में दस्तक देते हैं तो अभी आपको थोड़ा अजनबीपन यहाँ लगता है थोड़ा सा, क्योंकि साहित्य की विधा जो है, साहित्य समाज जो है, ये बहुत देर से एक्सेप्ट करता है लेखकों को। गीताश्री जी बैठी हैं, लक्ष्मी जी बैठी हैं, इनका संघर्ष आप देखेंगे तो एक लंबा संघर्ष, लड़ाई लगातार जारी रही। और जो आलोचकों वाली बात चल रही है, एक छोटी सी फिल्म रेटेटोई करके आई थी, कार्टून फिल्म है, अगर आपको देखने को मिले तो देखिएगा। उसमें रेटेटोई में आखिर में एक आलोचक, वो चूंकि भोजन के ऊपर आलोचना लिखता था, किसी होटल का भोजन कैसा है, और वो उस दिन उस होटल में खाना खाता है, उसके बाद वो आलोचना पर एक लंबी टिप्पणी करता है खड़े होकर फिल्म में। अद्भुत टिप्पणी है, उसका हिंदी अनुवाद सुने तो ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए ही बोल रहा है। तो ये सब लंबी प्रक्रिया है, लेकिन आदित्य हमारी बिरादरी में शामिल हुए हैं, तो हम संक्षिप्त टिप्पणी उन्हीं के साथ चाहेंगे, कैसा लग रहा है इस दुनिया में और आगे क्या योजनाएं हैं, संक्षिप्त से वो टिप्पणी दें, फिर हम इस वार्ता को आज समाप्त करेंगे। आदित्य, माइक ऑन कर लें, माइक चालू कर लीजिए। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जी, अब आ गई। पंकज जी, सबसे पहले तो आपसे, लक्ष्मी जी से और खासकर गीताश्री जी से मैं माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने बोलना शुरू किया और उसी वक्त मेरे मोबाइल में कुछ दिक्कत आई और नेटवर्क का इश्यू हो गया, और मेरा मेरा दुर्भाग्य था गीता जी, मैं माफी चाहता हूं आपसे कि मैं आपको आज सुन नहीं पाया पहली बार में, लेकिन मैं जरूर इसको बाद में जब ये खत्म हो जाएगा प्रोग्राम तो उसकी लिंक देख के बिल्कुल उसको आपकी बात जरूर सुनूंगा। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि आप लोग वृक्ष हैं, मतलब मैं जिस दुनिया में, जिस जंगल में आया हूँ, जैसे कहें कि एक अलग जंगल है जिसके आप लोग बड़े स्थापित वृक्ष लोग हैं, और मैं एक बहुत छोटा सा, एक कहूँ कि एक पौधा हूँ, पौधा भी नहीं कहूंगा अभी अपने आप को। तो पंकज जी, सबसे अच्छी बात आपकी मुझे ये लगती है कि आप लेखक, खासकर हम जैसे लोगों की मन की भावना को समझ जाते हैं। आपने जो अभी बोला, ये वाकई ये मेरे मन की भावना है, जो कई बार मुझे कुछ चीजों को करने से रोकती है, कचोटती है, उसको आपने बड़े सरलता से कह दिया है। और बिल्कुल सही है कि शुरुआती दौर में इतना रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है। अगर कि मेरा ये बहुत आने के बाद और लिखते रहने के बाद एक चीज मैंने दिमाग में ये रखी है कि मैं, आलोचक कई मिलते हैं, उनकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनको सुनते जाओ, और जब आप लिखने बैठते हो तो उन सब चीजों को बाहर कर दी। मैंने जब ये किताब लिखी, या इससे पहली वाली किताब लिखी या दूसरी किताब लिखी, तो पंकज जी मुझे पता था किस तरह की प्रतिक्रियाएं आएंगी, और वो आई प्रतिक्रियाएं, लेकिन मुझे लगता था कि मैं लोगों के मन को बदलूं, मन को ऐसे बदलूं कि पहली कविता संग्रह आया, फिर उपन्यास आया, एक कहानी थी, लोगों के अंदर एक बड़ा विचार था कि बस अब क्या, आदमी कविता संग्रह आता है, उपन्यास आता है और इसी में, लेकिन मैं चाहता था कि नहीं, मैं कुछ नया भी करके दिखाऊं, एक अलग विधा में लिख के इसको दिखाऊं, क्योंकि कविता, उपन्यास और आज रिपोर्टाज, तो एक सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने ये था। दूसरी बात पंकज जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं अभी पिछले साल की बात है, शायद पिछले या 2 साल पहले की बात है, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में एक सेशन चल रहा था, साहित्य उत्सव था, उसमें मेरी पहली किताब को लेकर बातचीत चल रही थी। तो कुछ छात्र जो वहां पर मौजूद, उसमें एक छात्र ने मुझसे सवाल पूछा कि आपने जब ये किताब लिखना शुरू की तो आपको ऐसा नहीं लगा कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, और हम तो यही सोचते रहते हैं कि हम क्या लिखें, हम लिखेंगे तो पता नहीं वो गलत तो नहीं होगा या लोग हमें क्या कहेंगे। मैंने उसको एक ही बात कही थी कि आप अगर ये सोचेंगे तो आप लिख ही नहीं पाएंगे। तो मैंने अपनी लाइफ में एक ही चीज पंकज जी, एक धारणा बनाई कि बस जो मन में आ रहा है उसे लिखते जाऊं,
बल्कि ये भी सोच लेता हूँ कि ठीक है, अभी तो शुरुआत है, हो सकता है पाठक इतने ज्यादा ना मिले तो इतनी आलोचनाएं ना हो तो अपने मन से एक वो, क्योंकि आपके स्तर पर जाकर कोई व्यक्ति सोचे या गीताश्री जी या लक्ष्मी जी के स्तर पर जाके कोई सोचे तो एक बहुत बड़ा पाठक वर्ग है उनका। तो मैं ये भी सोच लेता हूँ कि ठीक है, चलो बहुत ज्यादा पाठक नहीं है लेकिन लिख रहा हूँ। हो सकता है कि समय के साथ चीजें बनती हैं। जब पत्रकारिता के में भी आया था तो चीजें, आज जब मैं पुरानी अपनी रिकॉर्डिंग्स देखता हूँ, पुरानी खबरों को देखता हूँ, तो मुझे लगता था कि कितनी कई चीजों में बड़ी इमेच्योरिटी दिख रही थी। तो मुझे लगता है वो समय के साथ आती है। शायद हो सकता है कि लिखते जाऊंगा, धीरे धीरे आप लोगों से सीखता जाऊंगा, तो समय के साथ शायद वो भी आ जाए। और बस यही कहना चाहूंगा कि मैं आलोचकों के लिए कि मैं बस लिखते जा रहा हूँ। आप लोग जहां गलती हो वहां बताइए, जहां सुधार की आवश्यकता हो वो मुझे बताइए, उसका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं निराश नहीं होता हूँ। कोई आलोचक अगर कुछ ऐसा कहता है कि यार ये क्या लिख दिया, गलत लिख दिया, तो मैं निराश नहीं होता हूँ। मैं बस इसको इतना मानता हूँ कि हाँ ठीक है, मेरे मन की बात थी जो मैंने लिख दी, किताब मेरी है, पाठकों के हवाले है, अब पाठक अपने विचार उसमें रख सकते हैं। तो पंकज जी, आलोचकों को फिलहाल मैं धन्यवाद ही बोलता हूँ कि कम से कम उनकी इस आलोचना से मेरा लिखने की जो प्रक्रिया है वो अगर धीरे धीरे सुधरती जा रही तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, सही कहा आपने। और निश्चित रूप से एक लेखक का काम है केवल लिखते रहना, और वो सबसे बड़ी बात है। जब अगर हमारा दायित्व है कि हम लिखते रहेंगे, हम इंगित करते रहेंगे, हम इशारे करते रहेंगे कि समाज में कहाँ क्या गलत हो रहा है, कहाँ क्या बदला जाना है, और कहाँ क्या गुंजाइश अभी भी बची हुई, कहाँ कोई वंचित खड़ा है, कहाँ कोई अंतिम छोर पर एक व्यक्ति ऐसा खड़ा है जिसके पास अभी तक रोशनी नहीं पहुंची है। क्योंकि मैं कई बार कहता हूं कि देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष कुछ नहीं होता है। वो जो सत्ता में है वो भी सत्ता में है, जो विपक्ष में है वो भी सत्ता में है। हम जैसे लोग जो लेखक हैं, जो पत्रकार हैं, जो जहां जहां अपने काम से लगे हुए हैं, हम सबको जनता ने विपक्ष की जिम्मेदारी दे रखी है, और हमें ही वो जिम्मेदारी निभानी है अपनी कहानियों में, अपनी कविताओं में, और अपने लेखों में, और अपनी किताबों में। वो जिम्मेदारी अगर हम ठीक से निभाते रहें। रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय में एक जगह लिखा है कि बहुत भाग्यशाली होता है वो समाज जिसको समय पर अपना कवि मिल जाता है। तो यही मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात उन्होंने हम साहित्यकारों के लिए लिखी है कि कवि का मतलब वो एक सबके लिए है। तो वही हमारी जिम्मेदारी है, और उसी के चलते हम ऐसी किताबें जिनका हमने आज विमोचन किया, ऐसी किताबें हम रचते हैं। और ये हमारी उस जिम्मेदारी को पूरा करने का सबूत है कि हम लिख रहे हैं, हम लिखते रहेंगे, और समय को हम खराब होने से बचाते रहेंगे। जो हमें एक दायित्व देकर गए हैं हमारे पुरखे कि इन मशालों को जलाए रखना, इन चिरागों में वो और वो बाती और वो तेल डालते रहना, ताकि जो रोशनी हम करके जा रहे हैं वो रोशनी आगे भी इसी तरह से कायम रहे। तो मुझे लगता है कि यही दायित्व है हम सबका कि हम रोशनी को कायम रखें। ये किताबें वो मशाले हैं जो उस रोशनी को बचा के रखेंगी। ये अंधेरों से लड़ेंगी, और अंधेरे को चुनौती देकर वो मानव के पक्ष में, लोक के पक्ष में, जन के पक्ष में खड़ी होती रही हैं, खड़ी होती रहेंगी। ये उम्मीद है, क्योंकि किताबें अगर बचेंगी तो हम बचेंगे। जब तक किताबें हैं तब तक इस बात का विश्वास रखिए कि हमारा समय, हमारा समाज कभी बहुत हम खराब नहीं होने देंगे। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े, सुधा ओम ढींगरा जी जुड़े, उषा किरण खान, विभा रानी जी, पूजा सिंह जी, ममता सिंह जी, यामिनी गुप्ता जी, बहुत सारे लोग हमारे साथ पूरे समय जुड़े रहे। हम सबका आभार व्यक्त करते हैं, और ये आश्वासन है कि शिवना के ये जो लाइव प्रोग्राम थे ये बीच में इंटरप्ट हो गए थे, दूसरी लहर के बाद हमने नहीं शुरू किए। अब हम शुरू करते हैं इनको फिर से। किताबों पर चर्चा, किताबों के विमोचन और इस तरह के कार्यक्रम हम करते रहेंगे। आज इन तीनों लेखकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं इन किताबों के लिए, और हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अब इन सारे लेखकों की अगली किताबों का, कि वो किताबें भी आएं और हम उनका भी विमोचन करें, उन पर चर्चा करें, उन पर बात करें। वो किसी भी प्रकाशक से आती हैं, क्योंकि किताबें एक बार प्रकाशक छाप देता है उसके बाद तो हम लेखकों की हो जाती है, फिर वो उसकी बचती थोड़ी है। तो फिर हम कहीं से भी आएंगे, हम चर्चा करेंगे और उन पर यहाँ बातें करेंगे। आप सब जुड़े, आप सब यहाँ उपस्थित रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार।